पढ़े भी होगे इसको, जो लोग आईसीएसई बोर्ड में रहे होगे 9-10 में, आप लोग कैलोरीमेट्री पढ़े भी होगे। अभी क्या कैलोरीमेट्री आईसीएसई में भी है क्या 9-10 में सिलेबस हाँ में? सर आईसीएसई में। हाँ आईसीएसई में। तो आईसीएसई वालों को तो कुछ ऐसा बहुत नया इसमें नहीं मिलेगा, सीबीएसई वालों को मिलेगा इसमें नया। देखो यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंज का प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को जब मिला देते हो तब किस तरह से हीट एक्सचेंजेस होता है। जैसे एक बॉडी हीट एक्सचेंज आपको याद होगा चैप्टर का स्टार्टिंग में हमने किया था कि हीट एक्सचेंज होता क्यों, बिकॉज़ ऑफ टेंपरेचर डिफरेंस। ठीक है, तो टेंपरेचर डिफरेंस अगर रहेगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो उनके बीच में डेफिनेटली एनर्जी का ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, और कब तक होगा ये ट्रांसफर, जब तक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, टेंपरेचर जब तक एक कांस्टेंट या दोनों हर एक ऑब्जेक्ट का सेम टेंपरेचर नहीं पहुंच जाता तब तक हीट एक्सचेंज होता रहेगा। तो ये हीट एक्सचेंज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो किस तरह से पहले तो यूनिट देख सकते हैं हम लोग एनर्जी का। बहुत पहले जो यूनिट यूज होता था एनर्जी का या हीट का वो हम लोग यूज करते थे कैलोरी। ठीक है, जूल्स बाद में आया, पहले कैलोरी यूज किया जाता था। तो कैलोरी का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में कि 1 ग्राम वाटर का टेंपरेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत है, इफ द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, ये डेफिनेशन था हमारे पास कैलोरी का। ठीक है, और अभी जो हम लोग यूनिट जानते हैं जूल्स, तो उसका कन्वर्जन है हमारे पास 1 कैलोरी 4.2 जूल्स, एक्जेक्टली 4.18 है, तो हम लोग एप्रोक्सीमेटली 4.2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना चाहिए कैलोरी का। क्लियर है? यहाँ पर एक पॉइंट एग्जाम में ये मिस हो जाता है, जैसे 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ध्यान रखना 1 केजी नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार 1 केजी लिख के दे देता है और ये टेंपरेचर 14.5 से 15.5, ये प्योरली आर्बिट्री चूजन वैल्यू है सब। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका कुछ मास है m, और आपको इस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर को चेंज करना है, लेटर से T1 से T2 आपको चेंज करना है। ठीक, सो चेंज इन टेंपरेचर हमको क्रिएट करना है T2 T1, तो हमको कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को इसको देना पड़ेगा। ठीक, तो आप एक चीज तो ये बोल सकते हो कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो डेफिनेटली मास पे जरूर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मास लोगे उतना ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, और कितना टेंपरेचर चेंज आपको लेके आना है उस पे भी डिपेंड करेगा। आप 1 डिग्री से चेंज करना चाहते हो या 10 डिग्री से चेंज करना चाहते हो, दोनों अलग अलग चीजें, डिफरेंट एनर्जी उसमें यूज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना एनर्जी देना है वो डेफिनेटली मास और चेंज इन टेंपरेचर पे डिपेंड करना चाहिए। तो जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है s, व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, बट अगेन दिस प्रॉपर्टी s, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है s, ये खुद भी टेंपरेचर के साथ चेंज हो सकता है। जैसे अल्फा के बारे में हम लोगों ने देखा था कि यूजुअली तो हम अल्फा को कांस्टेंट लेते हैं जो टेंपरेचर रेंज जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था स्टार्टिंग में, अल्फा वेरिएबल भी था वहां पे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूजुअली तो हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, बट इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, ये टेंपरेचर का फंक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है इक्वेशन? हाँ सर। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन देखो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो अगर मैं डेल्टा टी से टेंपरेचर इंक्रीज करना चाहता हूं तो मेरे को क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और रिवर्स आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर डेल्टा टी से आप टेंपरेचर डिक्रीज कर दो या चेंज कर दो, जब हम डिक्रीज कर देगा डेल्टा टी से, देन क्यू विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो ये सेम एक्सप्रेशन दोनों तरीके से यूज होता है। आप डेल्टा टी से टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा टी से टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे हो तो कितना एनर्जी ऑब्जेक्ट रिलीज करेगा, वो उसका वैल्यू हो जाएगा ms डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से देखो डेफिनेशन आप किस तरह से दे सकते हो। आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे इसी इक्वेशन जो है ये इसका डेफिनेशन है। देखो s इक्वल टू आप q बाय m इनटू डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर मैं मास का वैल्यू को 1 लिख दूं, डेल्टा टी का वैल्यू को 1 कर दे, तो क्या s इज इक्वल टू q आ जाएगा? ये होगा ना। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन बनाया जाता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेंपरेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास। मतलब आप ग्राम में ले रहे हो या केजी में ले रहे हो, इसलिए हम लोग ग्राम और केजी नहीं करते हैं, बोलते हैं 1 यूनिट मास। आपका जो मर्जी, आप ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हो तो केजी लो, आप सीजीएस यूनिट में सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको ग्राम्स में लो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन जनरल बोलते हैं 1 यूनिट मास। तो 1 यूनिट मास का टेंपरेचर को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए कितना एनर्जी आपको चाहिए, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो आप सोचो कि किसी एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब होगा कि मान लो आप मास 1 यूनिट ही रखो, 1 केजी का मास रखो और टेंपरेचर चेंज को 1 डिग्री सेल्सियस रखो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर को चेंज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? हाँ सर। है कि नहीं? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल है ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर को चेंज करना। ये बहुत ही सिमिलर सा केस है जो हम लोग मैकेनिक्स में मास पढ़ते हैं। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही मुश्किल है उसको अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से चेंज करना, है ना। उसको हम इनर्शिया बोलते थे वहां पे। तो इसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तरह से आपको इनर्शिया बताता है, थर्मल इनर्शिया बताता है। यहाँ पे थर्मल इनर्शिया मतलब क्या है? टेंपरेचर का चेंज को अपोज करना। तो जितना ज्यादा हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसका टेंपरेचर में चेंज लेके आना उतना ही मुश्किल है, आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक तरह का थर्मल इनर्शिया का इंडिकेशन है। ठीक है, ये जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको 11-12 में काम, न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आएगा। समझ में आया था? हाँ सर। तो कुछ वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। ये सब वैल्यूज आपको एग्जाम में लिख के नहीं देगा। जैसे वाटर, आइस और स्टीम, इन तीनों का स्पेसिफिक कैपेसिटीज आपको याद रहना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है कि आप कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में याद रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कैलकुलेशन करना इजी है। आप अगर जूल पर केजी केल्विन में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये डेटा यूजुअली तो दे देता है एग्जाम में, इसका जरूरत पड़ता नहीं है याद रखने का। लेकिन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसको याद रखो, ये बहुत काम आता है। आप कैलकुलेशन भी बहुत इजी होता है अगर आप कैलोरी और ग्राम्स के टर्म्स में सॉल्व करते हो। तो वाटर के लिए हो जाता है 1, आइस के लिए एक्जैक्टली हाफ और स्टीम के लिए 0.48 होता है, बट हम लोग हाफ लेके उसको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। जो जब जूल्स और केजी के डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता है तो ये मोस्टली दे देता है न्यूमेरिकल्स में ना, वैल्यू लिख के दे देता है ये। लेकिन कैलोरी वाला यूजुअली नहीं लिखता है। तो कैलोरी के टर्म्स में हमेशा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप देख सकते हो वैल्यू 1, हाफ, तो ये सब सॉल्व करना इजी है। हाँ। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए वाटर, आइस और स्टीम के लिए। तो कैलोरी याद रहेगा तो फिर तो हम लोग जूल्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है ms डेल्टा टी, यहाँ पे कई बार क्या होता है जैसे मास अगर मान लो वैरी नहीं हो रहा है, वो कैसे हो सकता है? सपोज मैं आपको बोल दूं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में दे दूं, क्यूब दे दूं आपको, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, और आप उस क्यूब को हीट कर रहे हो, आप उसका टेंपरेचर चेंजेस स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो क्या उसका मास चेंज हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा है। तो उस सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये मास का टर्म देने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग मास का टर्म नहीं यूज करते हैं। तो वहां पर आपको डायरेक्टली m into s का एक वैल्यू हम लोग डिफाइन कर देते हैं। दिस टर्म m into s इज कलेक्टिवली डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग हीट कैपेसिटी कलेक्टिवली एक साथ इसको हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है या हीट कैपेसिटी दिया है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज s, हीट कैपेसिटी इज m into s। तो डायरेक्टली q का वैल्यू हम लोग c डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से भी आप इसका डेफिनेशन देख सकते हो कि डेल्टा टी का वैल्यू को अगर आप 1 कर दो तो q का वैल्यू c के इक्वल हो जाएगा। तो c हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 1 यूनिट, है ना। डेल्टा टी का वैल्यू को 1 यूनिट कर दोगे तो c का वैल्यू q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से वैल्यूज दिया रहता है।
सर हम ऐसा बोल सकते हैं इसका सी बहुत ज्यादा है, वो एक अच्छा कूलेंट है, सी है जिसका बहुत ज्यादा हाँ, है। कूलेंट बहुत अच्छा है, इसलिए वाटर को कूलेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब वाटर का खुद का टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होगा। तो जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी लो है, तो उसको अगर आप कूलेंट की तरह यूज करने लगोगे तो पता चला वही कूलेंट की तरह यूज कर रहे हो और वो बॉयल होना खुद ही बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वाटर को कूलेंट की तरह बहुत अच्छा कूलेंट है वाटर, क्योंकि उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत लार्ज है, तो उसका खुद का टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ क्लियर है ना? और इसके बाद गैसेस में यूजुअली आपको मासेस के टर्म्स में नहीं हम लोग सॉल्व करते हैं, गैसेस में हम लोग मोल्स के टर्म्स में सॉल्व करते हैं। तो वहां पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो हम लोग पर मोल डिफाइन करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सीपी, एनसीपी, वी, ये सब चीजें है ना? तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग इसको सीपीएम, तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स में एम नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ सीपी और सीवी लिखते हैं। तो फिजिक्स में ये हम लोग इसको डिफाइन ही करते हैं पर मोल। ठीक है, तो हम लोग का फिजिक्स में ये डेफिनेशन ऑलरेडी पर मोल ही रहता है, तो हम लोग फिर यहाँ पर एम का सफिक्स और नहीं लिखते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो इसका यूज अभी तो हम लोग नहीं करेंगे कैलोरीमेट्री में, जस्ट आप इसको अभी ध्यान रख सकते हो, बाकी जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे यूज करेंगे इसका। तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन कैसे है? Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दिस N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। सो पर मोल ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। तो कितना जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर हम लोग यूजुअली एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखने का कोशिश करते हैं गैसेस में, या तो आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो या तो आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंगली दोनों अलग-अलग तरीके से मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन होता है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो Cp और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो Cv। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब ये कन्वर्जन फैक्टर जो आता है हमारे पास 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल्स, ये कन्वर्जन फैक्टर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल है कि ये वैल्यू 4.2 क्यों आता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है कि आप जो मैकेनिकल वर्क होता है और हीट एनर्जी होता है वो एक दूसरे में आप एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब आप मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप हीट को मैकेनिकल वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैकेनिकल जो हम लोग हीट और वर्क को जब हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, मतलब कि जब एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल वर्क ऑन इट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल वर्क। तो ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो हमेशा 4.2 आता है। मैकेनिकल वर्क बाय हीट का जो रेशियो आ रहा है दैट इज ऑलवेज 4.2, एक्सपेरिमेंट में हमेशा 4.2 आता है। तो इससे पहले बहुत पहले हम लोग हीट को समझते थे कैलोरी में और मैकेनिकल वर्क को समझते थे जूल्स में। ठीक है, तो बाद में हम लोगों को समझ में आया कि ये सब एक ही चीज है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके बाद फिर ये एक रिलेशन फाइंड आउट किया गया 1 कैलोरी 4.2 जूल्स। ठीक है, तो यही होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये 4.2 जस्ट एक कन्वर्जन फैक्टर, एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है 4.2 का। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना, 1 कैलोरी 4.2 जूल्स। हो गया ये चीज? यहाँ तक क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो ध्यान रखना है। एक हो गया कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और आपको मास दिया हुआ एक ऑब्जेक्ट का, तो कितना हीट प्रोवाइड करना है, आपको कितना हीट एनर्जी चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटीज का वैल्यू याद रहना चाहिए। देखो और कुछ टर्म्स यहाँ पर जो एग्जाम में मिलेगा आपको, जैसे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, इसको समझ सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आपको स्टडी करना है। यूजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे एक कंटेनर है आपके पास, जब आप मिक्सचर्स देख रहे हो, लेट से कि आपने आइस और वाटर को मिक्स कर दिया, तो आइस और वाटर को किसी कंटेनर में मिक्स करोगे, है ना? तो सपोज कि आइस और वाटर को आपने मिक्स कर दिया, तो आइस और वाटर को मिक्स करने से क्या आइस एनर्जी गेन करेगा और वाटर एनर्जी लूज करेगा? हाँ सर। आइस का टेम्परेचर कम है, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आइस एनर्जी गेन करेगा, वाटर लूज करेगा। लेकिन क्या ये कंटेनर भी तो हीट एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेगा ना? ये कंटेनर भी एनर्जी गेन या लूज कर सकता है। ठीक है, तो मान लो ये कंटेनर कॉपर का बना है, तो ये कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा हीट एक्सचेंज में। ठीक है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग यूजुअली इसको नेगलेक्ट कर देते थे अभी तक। तो मतलब जिन लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, यूजुअली कंटेनर का हीट पार्टिसिपेशन नेगलेक्ट कर दिया जाता है वहाँ पे, लेकिन ये कंटेनर भी हीट एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोग को फिर अगर इसका हीट एक्सचेंज भी देखना है तो क्या-क्या पैरामीटर चाहिए? फिर हमको कॉपर का ये कंटेनर का मास चाहिए होगा, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कितना हीट एनर्जी ये कॉपर में ये कंटेनर एक्सेप्ट या लूज कर रहा है ना, एमएस डेल्टा टी से। हाँ सर। लेकिन ये सब का जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि आप कंटेनर अगर आप देखोगे तो कंटेनर में फिर हर बार मतलब मास और ये सब इतना डेटा का जरूरत नहीं पड़ता कि कंटेनर का भी मास दिया जाए, स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया जाए, ऐसा हम लोग करते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कॉपर का एक वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? लेट अस से कि आपके पास एक सब्सटेंस है, कॉपर ले लेते हैं, जिसका कुछ मास है m और कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा s, और मेरे को इस कॉपर का मटेरियल का टेम्परेचर को डेल्टा टी से चेंज करना है। तो डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करने के लिए इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और क्या वो एनर्जी ms डेल्टा टी होगा? हाँ ये सर। होगा क्या? ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ये पूरी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक वाटर सैंपल है। ठीक है, आपके पास एक वाटर सैंपल है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी मालूम है। अब हम बोल रहे हैं कि ये सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर मैं इस वाटर सैंपल को भी दे दूं, और ये वाटर सैंपल का भी टेम्परेचर डेल्टा टी से अगर चेंज हो जाए, तो बताओ मैंने वाटर का कितना मास लिया? समझ में आया क्या चीज? कॉपर सैंपल को हमने कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड किया और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज हो गया। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर मैं एक वाटर सैंपल लूं यहाँ पर, तो इस वाटर सैंपल का मास क्या होना चाहिए सच दैट सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कॉपर को प्रोवाइड किया था, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप अगर इस वाटर को भी दे दो, तो आपको सेम टेम्परेचर चेंज मिल जाए। ठीक है, डब्ल्यू। हाँ, मतलब ठीक है, डेटा जो भी आएगा, मतलब हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, समझ रहे हो? ये वाटर सैंपल का मास क्या होगा? सो दिस मास ऑफ वाटर सैंपल जो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ठीक है, इसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आई बात? हाँ ठीक है, सर। तो वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है? तो इसलिए अब इसके बाद आपको कभी भी कॉपर सैंपल, ये कॉपर का मास और स्पेसिफिक हीट देने का जरूरत नहीं है, आपको कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट देगा। तो इसका मतलब कि आप m मास ऑफ कॉपर लो या फिर आप mw मास ऑफ वाटर लो, बिल्कुल सेम एनर्जी का रिक्वायरमेंट या सेम टेम्परेचर चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। तो कॉपर का मास और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ये सब डेटा का हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट दे दो। तो कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी में मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर तो मालूम होता है हमको, ये होता है ना, आप लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये दो पैरामीटर्स को इक्वेट किया ना। हाँ सर। तो आप यहाँ पर m इंटू s लिखो या फिर आप mw इंटू sw लिखो, बात तो एक ही है फिर। ठीक है, तो अगर वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए तो सिर्फ हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो एक नोन क्वांटिटी है वो तो हमको मालूम ही है। तो आप कॉपर को जब वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए तो फिर सिस्टम में आप ऐसा मत सोचो कि और कॉपर का प्रेजेंट है, आप ऐसा देखो कि आइस था, वाटर प्रेजेंट था, और कॉपर का भी वाटर इक्विवेलेंट को यहीं पे ऐड कर लो, तो सिर्फ दो ही सब्सटेंस बचा पूरे सिस्टम में, आइस और वाटर। समझ में आई चीज? हाँ सर। ठीक है, और इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल में तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या करना है। बहुत आसान सा चीज है वाटर इक्विवेलेंट, ये कुछ स्टूडेंट परेशान रहते हैं इसको लेके। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है,
तो ये क्लियर है क्या वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट? सर ऐसा करने से हम तो कॉपर का और वाटर का हमेशा जो टेम्परेचर वो सेम ले रहे हैं। हाँ, तो सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना मास चाहिए ये ले रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर सेम नहीं ले रहे, टेम्परेचर चेंज सेम ले रहे हैं। अच्छा सर ठीक है। उसके बाद देखो कि एक और कंसेप्ट आता है लेटेंट हीट का। जैसे कि आप अगर आइस के बारे में सोचो, लेट अस से कि आइस इनिशियली -20 डिग्री सेल्सियस पे था। आप इसको कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे तो ये एनर्जी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आइस में पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मान लो आप एक वॉच लेके बैठे हो ना, आप टाइम भी मेजर कर रहे हो, तो आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि 20 डिग्री टोटल टेम्परेचर चेंज होने के लिए जो एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड किया, दैट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन एमएस डेल्टा टी, स्पेसिफिक कैपेसिटी आइस का आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अभी अगर मैं इसको और एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं तो क्या इसके बाद कुछ टाइम इंटरवल के लिए हमको कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं देखने को मिलता है। हमको क्या लिखेगा यहाँ पे कि आइस मेल्ट हो रहा है पूरा, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रही चीज? तो आपका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये एक फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर देयर इज अ फेज चेंज। तो जब आप एमएस डेल्टा टी का एक्सप्रेशन यूज करते हो तो एमएस डेल्टा टी का एक्सप्रेशन तभी वैलिड होता है जब कोई फेज चेंज नहीं हो रहा हो। जैसे आइस -20 से 0 में आया तो यहाँ पर आइस ही है, यहाँ पर कोई वाटर अभी नहीं बना है, तो यहाँ पर आप एमएस डेल्टा टी यूज कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग द फेज चेंज यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियस रीजन है, कोई टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा, फिर क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अपने आप कन्वर्ट नहीं होता इस वाटर में, आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय m into l। ठीक है, तो एल एक कांस्टेंट टर्म है जो डिफरेंट फेज चेंजेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है ये सब चीजें। इसके बाद क्या हो सकता है, जैसे वाटर को अगर आप और हीट करो तो इसका टेम्परेचर अब चेंज होगा, और कब तक चेंज होता रहेगा? जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता। तो देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में यहाँ पे फेज चेंज नहीं है, यहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ तो अगेन आई कैन यूज एमएस डेल्टा टी, और अब स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर का यूज होगा। ठीक, इसके बाद और एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन देयर इज अ पोर्शन वेयर देयर इज अ फेज चेंज, कोई भी टेम्परेचर का चेंज आपको नहीं मिल रहा है। तो अगेन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज द लेटेंट हीट m into l। और इसके बाद आप और एनर्जी दोगे तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो अगेन हीट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एमएस डेल्टा टी। तो ये एल का जो वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस पे डिपेंड करता है। जैसे आइस से वाटर है ना, तो आइस से वाटर का जो चेंज है या वाटर से आइस में जो फ्रीज हो रहा है ये वाटर, देन दिस लेटेंट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एलएफ। और जब वाटर से स्टीम कन्वर्जन आप देख रहे हो या स्टीम से वाटर कन्वर्जन देख रहे हो, देन दिस लेटेंट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एलवी। ठीक है, समझ में आया कि ये पॉइंट यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो कब एमएस डेल्टा टी यूज करना है और कब हमको लेटेंट हीट का कांसेप्ट यूज करना है? जब फेज चेंज हो रहा है उस टाइम पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा फॉर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, तो वहां पे जो भी एनर्जी आप दे रहे हो वो सब फेज चेंज रिक्वायरमेंट में जा रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज करने में चला गया। सो वाटर के लिए आपको याद होना चाहिए, वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, वो तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज याद होना चाहिए और लेटेंट हीट का वैल्यू भी याद रहना चाहिए। हो गया, आगे बढ़िए इसमें। हाँ सर। तो ये फेज चेंज वाला जो पोर्शन है, देखो यहाँ पे फेज चेंज में क्या हो रहा है कि टाइम का फैक्टर अगर हम लोग यूज करना चाहें यहाँ पर, तो अभी तक कोई टाइम का फैक्टर यहाँ पे नहीं आया था। अगर आप टाइम का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करो यहाँ पर तो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन ऐसा मिलेगा जिसमें कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा। तो सपोज मैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ स्टडी करना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग कर्व। तो हीटिंग कर्व क्या होता है? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का वेरिएशन देखना चाह रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि इनिशियली हमारे पास आइस है, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री नहीं है, ये कोई कोऑर्डिनेट से ओ। तो इनिशियली आइस है, आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हो, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और ये आइस में रहेगा। तो ये रीजन O2 ए रीजन में ये आइस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप हीट एनर्जी का वैल्यू को एमएस डेल्टा टी लिख सकते हो। उसके बाद देखो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए ए टू बी का टाइम ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो पॉइंट बी पे यहाँ पर ऐसा होगा कि पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा। पॉइंट ए पर पूरा वाटर आइस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इसके बीच में आप बोल सकते हो आइस और वाटर दोनों रहेगा। ठीक है, और फिर आप और एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, वाटर में कन्वर्ट हो गया तो अब इसका टेम्परेचर और इंक्रीज होगा। अगेन जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा ड्यूरिंग द फेज चेंज देयर विल बी नो टेम्परेचर चेंज, तो टाइम एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन आएगा जिसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है एंड अगेन उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर में। तो इससे पहले जो हम लोगों ने लिखा था वही चीज यहाँ पर है। तो ये टाइम का फैक्टर आप यूज कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो कि आप आइस एक कंटेनर में आइस ले लिए और आप उसका टेम्परेचर का चेंजेस को स्टडी करना चाहते हो टाइम के साथ, तो आप इसका टेम्परेचर चेंज कर कैसे सकते हो? आपको एनर्जी देना पड़ेगा इसको। तो वो एनर्जी आप कैसे दे सकते हो? मान लो कि एक हीटर लगा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, एक हीटर लगा दोगे तो क्या उस हीटर को ऑन करके हम इसको एनर्जी दे सकते हैं इसको? ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ तो है ना? तो इस हीटर में डेफिनेटली कुछ पावर होगा, है ना? जब हम पावर पी बोलते हैं तो पावर मतलब क्या? जूल्स पर सेकंड। ये होता है पावर मतलब वाट होता है ना, तो वाट्स मतलब जूल्स पर सेकंड। हाँ। ठीक है, तो अगर हमको ये देखना है कि आप लेट अस से ये वाला पोर्शन देखो, जब इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है O2 ए पोर्शन, तो O2 ए पोर्शन में आप क्या बोल सकते हो कि अगर मेरे को डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करना है तो m इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा होगा। तो क्या ये एनर्जी का वैल्यू मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हीटर का पावर अगर P है तो लेट अस से हीटर को मैंने डेल्टा टी टाइम के लिए ऑन करके रखा है, तो आइस का टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज हुआ। ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। P डेल्टा टी तो एनर्जी हो गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब पावर इक्वल टू या फिर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय m इनटू s। अब हीटर का पावर अगर मान लो कांस्टेंट है, ठीक है, लेट अस से हीटर का पावर कांस्टेंट है, पावर से पावर वाला पावर इसका मतलब मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पावर इस हीटर का पावर है P जूल्स पर सेकंड हो गया, पर सेकंड कितना एनर्जी दे रहा है। तो अगर डेल्टा थीटा से टेम्परेचर चेंज करेंगे आइस का तो ms डेल्टा थीटा इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अगर डेल्टा टी टाइम में ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो P डेल्टा टी लिख सकते हैं इसको। ये तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी आ गया P बाय m इनटू s। तो पावर अगर मान लो आपको कांस्टेंट दिया है, जो आप मास कंसीडर कर रहे हो आइस का वो तो कांस्टेंट ही है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी का इस ग्राफ का स्लोप हो गया, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टाइम, है ना? समझ में आ रही? स्लोप हो गया। तो स्लोप किस बात पे डिपेंड करेगा? जैसे पावर अगर कांस्टेंट ले लिया जाए, मास कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो जैसे मान लो अगर मैं वाटर के लिए लिखूं, ये मान लो ये ग्राफ मैंने वाटर के लिए बनाया है, तो वाटर में आपको क्या पता है कि आइस और स्टीम के फॉर्म में जब रहेगा तब उस टाइम पे स्पेसिफिक कैपेसिटी है हाफ, और जब वाटर के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तब उस टाइम पे स्पेसिफिक कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा उतना कम होगा स्लोप। तो यहाँ पे देखो वाटर के केस में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी, अगर इन तीनों को कंपेयर करो तो स्लोप सबसे कम होगा लिक्विड स्टेट में। दिख रहा है इस ग्राफ से? और आइस और स्टीम का अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा इसका हमारे पास स्लोप।
ठीक है, लेकिन लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए स्लोप। इसको सर ऐसे भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उतना मुश्किल होगा टेंपरेचर चेंज करना, इसलिए हाँ, स्लोप उतना वैसे भी बोल सकते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज करना उतना मुश्किल है, इसलिए स्लोप कम है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में कंपैरिजन करवाया जा सकता है, जैसे आपको एक सब्सटेंस दे दिया और उसका कुछ ग्राफ आपको बना कर दे दिया गया, ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ बना के दे दिया उसका, तो ये ग्राफ में आपसे फिर कंपैरिजन करवा सकता है कि जब ये सब्सटेंस यहाँ पे 3 अलग-अलग स्टेट्स में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो डिफरेंट स्टेट्स में उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंपैरिजन करो। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, बट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे वो चीज समझ में आ रहा है, जिसका स्लोप, जिस पोर्शन का स्लोप ज्यादा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। क्लियर है क्या ये चीज? हाँ सर। तो ये हीटिंग कर्व को भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये ऐड करेंगे। तो मैं मोस्टली थ्योरी है, ये कैलोरीमेट्री का सिंपल सा चीज है, बट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसका। तो जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हीट एक्सचेंज हम लोग देखेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, और ये मान के चलेंगे कि सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आपको सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज कंसीडर नहीं करना है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, बाहर सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज नहीं है, तो कोई भी जितना भी टोटल हीट एक्सचेंज है वो जीरो हो जाना चाहिए। टोटल हीट एक्सचेंज जीरो होने का मतलब कि हीट कोई भी एक सब्सटेंस जितना हीट गेन करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट दूसरा सब्सटेंस डेफिनेटली लूज कर रहा होगा, क्योंकि बाहर से तो कोई एनर्जी आ नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो हीट गेन बाय वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द अदर ऑब्जेक्ट्स, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे दो सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया, जिसका मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आपको दे रखा है, इनिशियल टेंपरेचर दे रखा है, तो फाइनल टेंपरेचर इस मिक्सचर का क्या होगा? जैसे इनिशियली ms और इसका टेंपरेचर T0 है, और दूसरा सब्सटेंस इसका मास 2m, स्पेसिफिक हीट 2s एंड T0/2, तो इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो फाइनल टेंपरेचर क्या होना चाहिए? क्या ये चीज हम लोग बोल सकते हैं फाइनल टेंपरेचर डेफिनेटली T0/2 और T0 के बीच में लाई करेगा? ये बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। है ना, तो फाइनल टेंपरेचर T विल लाई बिटवीन T0/2 से T0 के बीच में होगा। तो अगर फाइनल टेंपरेचर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम ये जो सब्सटेंस यहाँ पर है, क्या ये सब्सटेंस एनर्जी लूज कर रहा है? हाँ सर। है ना, ये सब्सटेंस एनर्जी लूज करेगा, और ये एनर्जी क्या गेन करेगा? हाँ सर। क्योंकि इसका टेंपरेचर इंक्रीज होगा, T0 से ज्यादा हो जाएगा, सो इट गेन्स एनर्जी। तो हम यहाँ पे हमको क्या पता है कि कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? टोटल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी गेन। तो एनर्जी लॉस कितना हो गया? m इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेंपरेचर। ये एनर्जी ध्यान रखना, ये लूज कर रहा है। सो फाइनल इनिशियल टेंपरेचर था T0, फाइनल टेंपरेचर हो गया T, क्या इतना एनर्जी लूज किया? हाँ इसको हम फिर से माइनस से मल्टीप्लाई मत कर देना, आप ऑलरेडी इसको एनर्जी लॉस्ट बोल रहे हो, है ना? तो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू एनर्जी गेन्ड इज 2m इनटू 2s इनटू t माइनस T0/2। हाँ सर। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि t का वैल्यू क्या होना चाहिए? सर 3 T0 by 5। हाँ? 3 T0 by 5। 3 T0/5। हाँ सर। यार है सबका। हाँ सर 3 T0/5। देखो इस तरीके का जो मेथड है, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, कि आप एनर्जी लॉस इक्वल टू एनर्जी गेन कर देते हो। ये मेथड तब तक वर्क करता है जब तक आप सिर्फ दो सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 सब्सटेंस, 4 सब्सटेंस, n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अगर आप मिला दो, तब उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर रहा है और कौन सा लूज कर रहा है। तो ये अप्रोच हम लोग यूजुअली तभी आप फॉलो करो जब दो सब्सटेंसेस को मिला रहा है। दो सब्सटेंस में तो आपको दिखाई देगा कि कौन एनर्जी गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, लेकिन दो से ज्यादा जब आता है तब ये मेथड बहुत यूजफुल नहीं होता है। तो एक अल्टरनेट अप्रोच हम लोग इसका देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या करो, मान लो कि जो फाइनल टेंपरेचर है, ठीक है, वो फाइनल टेंपरेचर सब्सटेंसेस का जो भी इनिशियल टेंपरेचर आपको दिया हुआ है इससे भी ज्यादा है, मतलब T0 से भी ज्यादा है, T0/2 से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा फाइनल टेंपरेचर। ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं, है ना? एक assumption लेते हैं, assume that final temperature T is greater than the initial temperature of all substances to be mixed। ठीक है, जितने सब्सटेंसेस आप मिक्स कर रहे हो उसका जो इनिशियल टेंपरेचर आपको दिया हुआ है उन सबसे ज्यादा है फाइनल टेंपरेचर। तो अगर फाइनल टेंपरेचर सबसे ज्यादा हो गया तो क्या हम ये assumption ले रहे हैं कि हर एक सब्सटेंस एनर्जी गेन कर रहा है? हम ये assumption ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर। तो इसका मतलब एनर्जी इज गेन्ड बाय ऑल द सब्सटेंसेस, जितना सब्सटेंस है वो सब एनर्जी गेन कर रहा है। तो एनर्जी गेन इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट होना चाहिए। तो हमारा जो assumption है इसमें एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस नहीं पता चल रहा है, जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फाइनल टेंपरेचर सबसे ज्यादा है तो हर एक सब्सटेंस एनर्जी गेन कर रहा है, तो कोई भी लूज नहीं कर रहा है, तो एनर्जी लॉस विल बी जीरो। तो हम टोटल एनर्जी गेन जो होगा सिस्टम में उसको इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने आप फाइनल टेंपरेचर का वैल्यू एक्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि फाइनल टेंपरेचर किसके बीच में लाइक करेगा। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एनर्जी गेन कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस एनर्जी लूज कर रहा है। देखो कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो कि m मास सब्सटेंस के लिए मैं लिखता तो वो एनर्जी कितना गेन करता है? m इंटू s इंटू t माइनस T0, ये कितना एनर्जी गेन करता? हाँ ठीक सर। है, 2m मास वाला सब्सटेंस एनर्जी गेन करता है 2m इंटू 2s इंटू t माइनस T0/2, इतना एनर्जी गेन करता। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का एनर्जी गेन लिखते चलो बस, ठीक है, और इसको इक्वेट कर दो जीरो से। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करके देखो तो t का वैल्यू यही आएगा 3 T0/5। इक्वेशन अभी भी वही लिखा हुआ है जो पहले आपने लिखा था, इक्वेशन वही है, आप ध्यान से देखो, है ना? ये पहला टर्म को लेफ्ट राइट में ले जाओगे तो आगे यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आता है। अब इसमें से आपको कैसे पता चलेगा? मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं तो आपको t का वैल्यू तो पता चल गया, इसको पुट करके देख लो। ये पहला एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा था? अगर मैं t का वैल्यू को इसमें पुट कर दूं तो क्या नेगेटिव आएगा ये वैल्यू? हाँ सर। है ना? तो हम लोगों ने क्या लिखा? ms into t minus T0 is the energy gained by this substance। तो अब मैं t का फाइनल वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूं तो ये टोटल टर्म नेगेटिव आ जा रहा है। इसका मतलब m मास वाला सब्सटेंस एनर्जी लूज कर रहा है। t का वैल्यू को इसमें पुट करो तो क्या पॉजिटिव आ रहा है? तो इसमें पुट करने से अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब 2m मास वाला सब्सटेंस एनर्जी गेन कर रहा है। तो हमने तो सबको गेन ही मान के रखा है ना, तो अगर कोई नेगेटिव आ जाए मतलब कि वो लूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है तो आप इस तरह से ऐड अप करके इक्वल टू जीरो कर दो। फाइनल टेंपरेचर का यूज करके आप एक एक एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एनर्जी गेन कर रहा है, कौन सा लूज कर रहा है। ठीक है, समझ में आई मेथड? हाँ सर। ठीक है, तो ये मेथड काम आता है जब दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को यूजुअली हम मिक्स करते हैं, और दो सब्सटेंसेस अगर मिक्स कर रहे हैं तो वो आपका मर्जी, आप पहला अप्रोच से जाओ, सेकंड से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हो गया ये। हाँ। Now suppose the temperature of samples of three liquids A, B and C are 12, 19 and 28। So initial temperatures आपको दे दिया है,
ठीक है, तो यहाँ पर मास आप तीनों लिक्विड्स का सेम मास अज्यूम कर सकते हो, तीनों का मास को आप m ले लो, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में हमको कुछ भी नहीं बताया। इनिशियल टेम्परेचर हमको A के लिए दे दिया 12 डिग्री सेल्सियस, B के लिए 19 एंड C के लिए 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमको पूछा है कि if A and B are mixed, then the final temperature is 16 डिग्री सेल्सियस. If B and C are mixed, the final temperature is 23 डिग्री सेल्सियस. So what will be the final temperature when A and C are mixed? और नेक्स्ट पार्ट पूछा है तीनों लिक्विड्स को मिला देंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? Assume no heat loss to the surrounding. ठीक है, तो जैसे A और B के लिए आप पहले लिख सकते हो, A और B में क्या दो सब्सटेंसेस को मिला रहे तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि A एनर्जी गेन कर रहा है और B एनर्जी लूज कर रहा है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ तो ये डायरेक्ट आप कोई भी मेथड में आप जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो A कितना एनर्जी यहाँ पर गेन कर लेगा, m इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A इनटू 16 माइनस 12, कितना एनर्जी A गेन कर रहा है, और B कितना एनर्जी लूज कर लेगा, m इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B इनटू 19 माइनस 16। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको दिया नहीं है क्वेश्चन में, सो 4SA इक्वल टू 3SB। नेक्स्ट अगर आप B और C सब्सटेंस को ऐड कर दो तो B एनर्जी गेन कर रहा है और C एनर्जी लूज कर रहा है, तो एनर्जी गेन बाय B इज MSB इनटू 23 माइनस 19, एनर्जी लॉस्ट बाय C इज MSC 28 माइनस 23, सो 4SB इज 5SC। ठीक है, अब एक-एक पार्ट सॉल्व करो, आपको अब रिलेशन मिल गया यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में, तो एक-एक पार्ट अप्रोच कर सकते हो। अब A और C को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो A और C को मिक्स करेंगे तो ये तो पता चल रहा है कि A एनर्जी गेन करेगा और C लूज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी गेन बाय A हम लिख सकते हैं m इनटू SA इनटू T माइनस 12, एनर्जी लॉस्ट बाय C इज m इनटू SC इनटू 28 माइनस T। ये समझ में आ रहा है डायरेक्टली? सो इसको सॉल्व करो जरा क्या आता है ये। आप SA और SC का वैल्यू को 1 और 2 से पुट कर सकते हो। सो 3/4 इनटू T माइनस 12 एंड SC विल बी 4/5 टाइम्स ऑफ 28 माइनस T। देखो क्या आता है ये, टेम्परेचर में इसको इधर लेंगे तो 31/20 T। इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करना आई थिंक अराउंड 20.2 के आसपास आएगा। कितना आ रहा है? सर 20.8 सर। अराउंड ये आएगा 20.25 के आसपास आना चाहिए सर। ऐसे नेक्स्ट सॉल्व करो कि अगर तीनों सब्सटेंसेस को मिला देंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर सेकंड अप्रोच काम आएगा। हाँ? नहीं एग्जैक्ट 20 आ गया था। नहीं एग्जैक्ट 20 तो नहीं आएगा। सेकंड में तीनों को मिक्स कर दे रहे तो यहाँ पे सेकंड अप्रोच में जाओ, फाइनल टेम्परेचर को 28 से भी ज्यादा अज्यूम कर लो। सो एनर्जी गेन बाय A इज MSA इनटू T माइनस 12, एनर्जी गेन बाय B इज MSB इनटू T माइनस 19, एनर्जी गेन बाय C इज MSC इनटू T माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं फिर T का वैल्यू। हाँ सर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व करना, अराउंड 19.7 आएगा। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन देखो यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इस तरीके का कैलकुलेशन नहीं आ सकता, ये कैलकुलेशन एग्जाम में आता है ऐसा, तो इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 19.7 आ गया तो आप देख सकते हो कि कौन-कौन एनर्जी गेन कर रहा है। देखो A के लिए आप T का वैल्यू को पुट करोगे तो पॉजिटिव है तो A एनर्जी गेन करेगा, B में भी पॉजिटिव है तो B भी एनर्जी गेन करेगा और C एनर्जी लूज करेगा। हाँ सर। ठीक है, हो गया ये? हाँ। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर लोगे कि जैसे वाटर और आइस को मिला दिए तो क्या होगा, आइस और स्टीम को मिला दिए तो क्या होगा, बस एनर्जीज को आप देख टोटल एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी गेन करना है। ठीक है, लेकिन जब दो एक्सट्रीम्स को मिलाते हैं तब उस टाइम पे थोड़ा सा सोचने वाला बात है, तो उसमें उस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो उससे पहले एक वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट देखते हैं। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टीम का 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया है और वाटर इक्विवेलेंट एट 15 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर टिल द टेंपरेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट कंटेंट्स राइजेस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप हीटिंग कर्व से भी ऐसे समझ सकते हो, इस सब चीजों को अगर हीटिंग कर्व से समझना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जब इनिशियली आइस के फॉर्म में था तो जीरो से आइस, अगर पूरा ग्राफ में यहाँ पर बनाऊँ तो स्लोप्स आप यहाँ पे इसको बाद में देख सकते हो। इस तरीके का हीटिंग कर्व आएगा हमारे पास, है ना? ये टेंपरेचर है और यहाँ पर अभी एक्स एक्सिस में कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू प्लॉट नहीं कर रहा, जो मर्जी आप यहाँ रख सकते हो। तो हम बस टेंपरेचर का चेंजेस को देखने में इंटरेस्टेड हो। अब देखो क्वेश्चन में हीटिंग कर्व बनाने के बाद आप देखो कि क्या-क्या चीजें दिया हुआ है। जैसे एक दिया है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज 100 स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा क्या? हाँ सर। है ना? हीटिंग कर्व देखो, जैसे ये स्टीम का पोर्शन था, ये यहाँ पे वाटर था, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो इनिशियली स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाला एक पॉइंट है इस ग्राफ पे। दूसरा आपको बोला है पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg। इसका मतलब टोटल वाटर को मैं क्या 1.12 kg ले सकता हूँ। स्टीम को ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर कितना स्टीम का तो मास हमको नहीं दिया, वाटर समझ में आ रहा है कि 1.1 kg वाटर तो पहले से था और वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का 0.02 kg है, तो टोटल वाटर कितना लिया जा सकता है, 1.12 kg लिया जा सकता है, हाँ सर। है ना? तो टोटल वाटर जो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर दैट इज 1.1 प्लस 0.02। सो ये वैल्यू हम लोग ले रहे हैं बिकॉज़ इट इज द फॉर कैलोरीमीटर ले रहे हैं हम लोग, वाटर इक्विवेलेंट हमको कैलोरीमीटर का दिया हुआ है। सो 1.12 kg लेकर हम लोग वाटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो वाटर इनिशियली आपको 15 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या वाटर यहाँ पर होगा, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। और आपको बोल दिया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स इज 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर ने कुछ एनर्जी गेन किया है ना, यहाँ पे क्या कुछ एनर्जी गेन कर रहा है और स्टीम कुछ एनर्जी लूज करते हुए यहाँ पे पहुंचेगा। तो आपको यहाँ से हमेशा इस टाइप के ग्राफ से ये समझ में आ जाएगा कि आपको आपके एमएस डेल्टा टी कहाँ पे यूज करना है और कौन से क्वेश्चंस में m into l का टर्म आएगा। ठीक है, अब देखो स्टीम को अगर आप इस रेड पॉइंट तक लेके आओगे तो एक लेटेंट हीट वाला पोर्शन है, उसके बाद फिर एमएस डेल्टा टी वाला पोर्शन है, और वाटर के लिए तो सिर्फ एमएस डेल्टा टी वाला पोर्शन है, ये हो रहा है ना? हाँ सर।
ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में मिक्सचर्स में क्या होता है, एक दो अलग-अलग पॉइंट्स होगा और फाइनली वो एक ही पॉइंट पे मर्ज करेगा, क्योंकि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है कि ये दोनों अलग-अलग पॉइंट्स जो आपको ब्लैक पॉइंट्स डॉट्स दिख रहा है वो हमेशा मूव करके मर्ज जरूर करेगा एक पॉइंट पे आके। ठीक है, तो वाटर ने कितना एनर्जी गेन किया, वाटर एनर्जी गेन कर रहा है, स्टीम एनर्जी लूज कर रहा है, तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। तो लेट अस से m kg ऑफ स्टीम यहाँ पर कंडेंस हो रहा है ना, स्टीम यहाँ पर 80 डिग्री पे पहुंच गया, तो 80 डिग्री पे तो स्टीम नहीं रहेगा, ये कंडेंस हो गया होगा, तो कितना स्टीम कंडेंस हुआ। तो हीट गेन्ड बाय वाटर, वाटर का लिए मास हो गया 1.12, लेकिन ध्यान रखो कैलोरी पर ग्राम में सॉल्व करो, कैलकुलेशन इजी है, तो इसको आप 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, और टेंपरेचर चेंज हो गया, फाइनल इज 80, इनिशियल था 15 डिग्री सेल्सियस, ये होगा क्या। हाँ सर। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट बाय स्टीम, तो स्टीम पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से पहले लेटेंट हीट का एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी लॉस्ट इन लेटेंट हीट इज m into 10 power 3, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। हाँ सर। ठीक है, ये हो गया एनर्जी जो लेटेंट हीट में रिलीज किया, लेकिन उसके बाद ये पहुंचा भी यहाँ पर 100 डिग्री पे और टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर हम ms डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो m into 10 power 3 वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया 1, टेंपरेचर चेंज विल बी 100 minus 80। समझ में आया क्या इक्वेशन ये। हाँ सर। ठीक है, तो मास हम लोगों ने केजी में लिया था, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मास का वैल्यू यहाँ पे 0.13 केजी मिलेगा। देखो अगर किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो ये सर- ग्राफ से भी ऐसे समझ। हाँ सर आपने जो सेकंड मेथड बताया था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सर वहाँ पे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो सर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उससे कम और जो लोएस्ट टेम्परेचर है उससे ज्यादा आएगा। तो सर वहाँ से ये तो बोल सकते हैं कि जो लोएस्ट टेम्परेचर वो गेन करेगा और हाईएस्ट टेम्परेचर वो लूज करेगा। तो सर जो लास्ट क्वेश्चन हम किए थे सर वहाँ पे तो डायरेक्टली सर एक गेन करे और सी लूज करे, ये बोल सकते हैं। हाँ, दो को मिक्स करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो को मिक्स करने में तो आसान है, डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा नहीं, आप सर वो लास्ट में आप 19.7 लेके सर बोल रहे थे सर, इसलिए मैंने पूछा। लास्ट पार्ट में तीनों को मिक्स किया एक साथ। हाँ सर। अच्छा यहाँ ए और सी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बी के लिए डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। हाँ सर वही बोल रहा हूँ। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। हाँ सर। तो ऐसे मिक्सर्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, वाटर स्टीम को मिला दो, वाटर आइस को मिला दो, तो कर सकते हो क्वेश्चन को। हाँ सर। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम्स को मिलाते हैं, स्टीम और आइस को मिलाते हैं, इसको समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आइस और स्टीम को मिला के क्वेश्चन बनाना इतना इजी नहीं है। देखो इनिशियली आपको आइस दिया है -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले मैं एक हीटिंग कर्व यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स देखते हैं। तो इनिशियली एक -20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास आइस है और मास आपको दिया हुआ है 1 kg, इज मिक्स्ड विद 1 kg स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये थीटा है, मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टीम नहीं है, स्टीम यहाँ पर कहीं है ना, 200 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है आपको। तो इससे ज्यादा और इससे एक्सट्रीम्स और क्या होगा, दोनों को आपको मिलाना है, तो देखना फाइनली फाइनल कंपोजिशन और मिक्सचर क्या होगा। स्टीम भी आपको 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आकर फाइनली मर्ज करेगा कहीं पे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या दिया। हाँ सर। तो एक एक करके इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आइस से स्टार्ट करते हैं, तो लेट अस से आइस जब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाएगा, तो आइस तो डेफिनेटली एनर्जी गेन कर रहा है, तो कितना एनर्जी आइस गेन कर रहा होगा, या यहाँ पर ms डेल्टा टी का इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। हाँ सर। तो मास हो जाएगा, इसको एक काम करता हूँ कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 10 पावर 3 ग्राम्स हो गया ये। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस के लिए हाफ होता है ना, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड टेंपरेचर चेंज इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा देखो 10 into 10 पावर 3 कैलोरीज, तो इसको मैं 10 किलो कैलोरी लिख लूँ, होगा 10 किलो कैलोरी। ठीक है, हाँ सर। तो अगर 10 किलो कैलोरी का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं इसको, मान लो कि ये पूरा का पूरा अगर कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, तो और कितना एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट होता है और कितना एनर्जी चाहिए होता है। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा यहाँ पे, सो मास हो गया 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 80 होगा, है ना, तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम था हमारे पास, तो ये वैल्यू कितना आ गया 80 किलो कैलोरी। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। अब आप ये दोनों पॉइंट्स को एक से मूव, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं होता है, ये जब आप एक्सट्रीम्स को मिला देते हो ना, तब इसमें कोई रूल नहीं है क्वेश्चंस बनाने का। आप पॉइंट्स को ऐसे मूव करना स्टार्ट करो, देखो कितना एनर्जी चाहिए, और क्योंकि सिस्टम में जितना एनर्जी चाहिए वो आएगा कहां से, वो इसी सिस्टम में प्रेजेंट है, मतलब स्टीम प्रोवाइड करेगा यहाँ पर एनर्जी। तो स्टीम के बारे में सोचते हैं, मान लो ये स्टीम अगर यहाँ पर आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ये कितना एनर्जी एमिट करेगा, कितना एनर्जी रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो जाएगा वो मास हो गया 10 पावर 3 है ना, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज हाफ, इनटू टेंपरेचर चेंज इज 100, तो इसका मतलब 50 किलो कैलोरी यहाँ पर रिलीज हो रहा है क्या, जब ये स्टीम 0 डिग्री पे पहुंच रहा है, सॉरी 100 डिग्री पे पहुंच रहा है। हाँ। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर अभी आइस अगर मान लो कि पूरा का पूरा ये वाला पॉइंट क्या करेस्पॉन्ड कर रहा है, ये पॉइंट हो गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। हाँ तो ऐसा तो नहीं होगा ये दोनों पॉइंट्स अभी मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो फाइनली आके मर्ज करना चाहिए कहीं पे, तो अभी तो मर्ज नहीं किया, तो अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है। मान लो कि पूरा का पूरा स्टीम अगर कंडेंस हो जाता, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान से देखो, अगर ये पूरा स्टीम कंडेंस हो जाता वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना एनर्जी रिलीज करता, मास हो जाता है 10 पावर 3, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम, तो ये आ जाता 540 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये आइस के बारे में एक स्टेप और देखते हैं आगे, जैसे यहाँ पर ये वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि आइस को वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए 90 किलो कैलोरी का जरूरत है। हाँ। है ना, और अगर मान लो ये यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, और अगर ये मान लो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता ये आइस, तो और कितना एनर्जी का इसको रिक्वायरमेंट होता, m into स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 into टेंपरेचर डिफरेंस 100, मतलब 100 किलो कैलोरी का और रिक्वायरमेंट होता। हाँ सर। हम लोग बस 140 प्लस 50। हाँ, तो इसका मतलब आइस अगर मैं आइस को लेके जाऊँ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो टोटल 190 किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। हाँ। हाँ ठीक है, सर। 190 किलो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी आएगा कहाँ से, स्टीम से आएगा। तो अगर जो स्टीम भी पूरा कन्वर्ट हो जाता वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये रिलीज कर देता हमारे पास 610 किलो कैलोरी, तो इतना एनर्जी तो एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है कोई, नहीं सर। है कि नहीं। तो होगा क्या, रिक्वायर्ड है यहाँ पर टोटल स्टीम और वाटर क्या को एग्जिस्ट कर सकता है सिर्फ 100 डिग्री पे, हाँ। है ना। स्टीम और वाटर तो डिग्री पे को एग्जिस्ट कर सकता है ना, आइस और वाटर एक साथ कौन सा टेंपरेचर पे रह सकता है, 0 डिग्री पे। हाँ सर। ठीक है, तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि स्टीम पूरा का पूरा वाटर में कंडेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टीम अगर पूरा वाटर में चला जाता तो टोटल 610 किलो कैलोरी का एनर्जी रिलीज होता। सर कुछ मास बनेगा स्टीम, मतलब वाटर बन जाएगा, कुछ बाकी पोर्शन हाँ वाटर में कन्वर्ट होगा, मतलब स्टीम रहेगा सिस्टम में, स्टीम पूरा तो वाटर में कन्वर्ट हुआ नहीं। हाँ सर। ठीक है, और आइस को 100 डिग्री वाटर तक पहुंचने के लिए जितना एनर्जी चाहिए था वो स्टीम इसको दे सकता है, मतलब ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर उसका टेंपरेचर राइज होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 100 के बाद आगे नहीं जाएगा, क्योंकि स्टीम भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये डायग्राम देख के हम क्या समझ सकते हैं, ये जो 540 किलो कैलोरी आ रहा है ये बहुत लार्ज वैल्यू आ जाता है, इसी की वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, सो आइस को 100 डिग्री वाटर तक लेके जाने के लिए रिक्वायरमेंट है 190 किलो कैलोरी। ठीक, सो 190 कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको ध्यान रहे। 190 किलो कैलोरी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ice at minus 20 degree Celsius to water at 100 degree Celsius. ठीक है, so therefore all the steam does not condense. All the steam does not condense. तो इसका मतलब कि फाइनली सिस्टम में स्टीम भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, तो हम एक कंक्लूजन तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बोल सकते हैं, एक तो आंसर ये हो जाएगा, मेरा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी 100। ठीक है, यहीं पे कोएग्जिस्ट करेगा ना। हाँ सर। ठीक, सो कितना स्टीम कंडेंस हुआ, आपको फाइनल कंपोजिशन भी पूछ रहा है, मतलब कि आपको ये भी पूछ रहा है यहाँ पर कि फाइनली सिस्टम में कितना स्टीम और कितना वाटर है। तो इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, से m kg ऑफ स्टीम कंडेंसेस। ठीक है, m kg ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ। तो आप देखो कि 50 किलो कैलोरी तो स्टीम में 200 से 100 आने में जो रिलीज किया था 50 किलो कैलोरी वो तो एब्जॉर्ब हो गया इसमें। क्या टोटल रिक्वायरमेंट था 190 किलो कैलोरी, 50 ऑलरेडी जा चुका है, तो कंडेंस जब स्टीम कंडेंस होगा तो क्या 140 किलो कैलोरी का एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हाँ सर। ये होगा ना, कंडेंसेशन उतना ही होगा सच दैट कि 140 किलो कैलोरी का एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो 140 किलो कैलोरी या 140 किलो कैलोरी ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ द स्टीम इज m जो कंडेंस हो रहा है इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540। क्या ये किलो कैलोरी में आया, 10 पावर 3 को मैंने एडजस्ट कर दिया। तो वो 140 किलो कैलोरी कैसे आएगा बता दीजिए। टोटल 190 का रिक्वायरमेंट था, इसको 50 ऑलरेडी चला गया यहाँ पे स्टीम से, और जो रेस्ट 140 होगा वो कंडेंसेशन से आएगा, स्टीम का कंडेंसेशन से। ठीक है सर। तो 0.25 केजी होगा क्या आंसर? देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 7/27 kg हो गया ना, इतना मास स्टीम का कंडेंस हो गया वाटर में। तो फाइनल कंपोजिशन हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल मास ऑफ वाटर कितना है सिस्टम में। आइस पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ था वाटर में, मतलब 1 kg वाटर है, और स्टीम 7/27 kg ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ वाटर में, तो क्या ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ वाटर मतलब 34/27 kg। ठीक है, और स्टीम कितना बचा वाटर में, 1 kg स्टीम था हमारे पास, उसमें से 7/27 कंडेंस हो गया, तो मतलब 20/27 kg इज द स्टीम। हाँ। समझ में आया फाइनल कंपोजिशन। ये एक्सट्रीम वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको एक बार खुद से जरूर बनाना इस क्वेश्चन को, वरना फिर एग्जाम में बनना बहुत मुश्किल है। तो आइस वाटर का क्वेश्चन, वाटर और स्टीम का मिक्सचर ये सब तो बन जाता है, लेकिन जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स को मिलाते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें। सर ये वो कुछ वाला रूल लगे हैं सर। 34/27 को 1.25 लिख सकते हैं क्या? किसको किसको बोल रहे हो? 34/27 को 1.25 लिख सकते हैं। हाँ 1.25 लिख सकते हो, तो जस्ट मैंने फ्रैक्शन में छोड़ दिया जो दिया रहेगा। ऐसे तो चल रहा है मतलब। हाँ ठीक है, और 20/27 का 1/25 ठीक हो गया ये। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट ये हीटिंग कर्व पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हीटिंग कर्व का यूज करके कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो वो बोला कंटेनर कंटेन्स 5 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक हो गया वाटर हमको दिया हुआ है 5 kg 0 डिग्री सेल्सियस पे, इज मिक्स्ड टू एन अननोन मास ऑफ आइस। इसका मास नहीं पता इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब आइस का टेंपरेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 होगा, क्योंकि आइस और वाटर कोएग्जिस्ट कर सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर इज 100 ग्राम्स। तो इसको एक काम करते हैं, ग्राम्स में इसको सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो लेट अस से दिस इज 5000 ग्राम्स। अब वाटर इक्विवेलेंट हमको दिया हुआ है, तो क्या इसमें एडिशनल और 100 ग्राम हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो वाटर इक्विवेलेंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट वाटर में उसको ऐड कर लो उसका मास को। एट टाइम t = 0 हीटर इज स्विच्ड ऑन व्हिच सप्लाइज हीट एट अ कांस्टेंट रेट। इसका क्या मतलब हुआ, हीटर सप्लाइज हीट एट अ कांस्टेंट रेट टू द कंटेनर। एनर्जी दिया जा रहा है, हां वो तो है, पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है, सो p = पावर ऑफ द हीटर। ये आपको कांस्टेंट वैल्यू बोल दिया, ठीक है। एंड द टेंपरेचर इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो t देखो यहाँ पे मिनट्स में दिया, टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस में। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल मास ऑफ आइस। तो ये ग्राफ देख के आप समझ सकते हो कि 60 सेकंड के बाद जो फाइनल टेंपरेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब आइस पूरा कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखो कि इनिशियली 0 से लेकर 50 मिनट्स का टाइम इंटरवल में, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 50 मिनट्स, क्या इस टाइम इंटरवल में टेंपरेचर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो इस टाइम इंटरवल में अगर टेंपरेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या, जो भी एनर्जी हीटर प्रोवाइड किया इन दिस टाइम इंटरवल उसको सिर्फ आइस ने एब्जॉर्ब किया और हाँ आइस सर, को मेल्ट करने में दिया, है ना। उसको आइस को मेल्ट करने में किया, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको, वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेंपरेचर बढ़ेगा, है ना। तो सिस्टम का टेंपरेचर तो इंक्रीज हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आइस इन मेल्टिंग। तो एनर्जी सप्लाई कितना किया हीटर ने इन 50 मिनट्स, एनर्जी सप्लाई क्या हम लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाय 50। इतना एनर्जी सप्लाई किया हीटर ने। आप इसको चाहो तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर लो। ये एनर्जी सप्लाई किया एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक, आइस को मेल्ट करने में चला गया। तो आइस का मैं कुछ मास अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस से m kg। ठीक, तो क्या इक्वेशन यहाँ पे हम बोल सकते हैं 50p इक्वल टू आइस को मेल्ट करने में गया तो ये मास हो जाएगा हमारे पास m इंटू, मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, मतलब कैलोरी पर ग्राम में सॉल्व करते हैं। m इंटू 10³ ग्राम्स हो गया एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। ठीक है। उसके बाद 50 मिनट्स के बाद टेंपरेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो हीटिंग कर्व को आप अगर ध्यान से देखो तो आपको याद होगा टेंपरेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब फेज चेंज बंद हो चुका है। तो पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है 50 मिनट्स में, ठीक है। सो 50 से 60 का टाइम इंटरवल में, मतलब 10 मिनट्स का टाइम इंटरवल में पूरा का पूरा वाटर बचा है यहाँ पे। तो वाटर का टेंपरेचर 0 से 2 डिग्री तक इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर 50 से लेकर 60 मिनट का टाइम इंटरवल में एनर्जी कितना सप्लाई किया गया, 10p। एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर दिस विल बी इक्वल टू 10p। और ये पूरा एनर्जी यूज हो गया इन द राइज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर को इंक्रीज करने में चला गया। अब सिर्फ वाटर है, आइस नहीं है। तो टोटल वाटर क्या लिखेंगे, देखो 5000 प्लस 1100, है ना। ये हो गया ये वाला पोर्शन वाटर का, और आइस पूरा कन्वर्ट हो चुका है वाटर में। तो आइस को हमने m kg लिया है तो वो 1000 m हो जाएगा ग्राम्स में। ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ वाटर।
हाँ सर। ठीक है हाँ, इनटू सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अब हम इसको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में सॉल्व कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 एंड द टेंपरेचर चेंजेस 2 डिग्री सेल्सियस 0 से 2 गया ठीक है सो दिस टर्म इज 5100 1000 m into 2 तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन तो इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर सकते हो 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो m का क्या वैल्यू होगा हो जाएगा ना ये डिवाइड करके बस सॉल्व सर करना 15,000 नहीं है वहाँ पे वाटर का मास है हां 15,000 ग्राम फिफ्टीन 15,000 का अच्छा यहाँ पर अच्छा सॉरी तो यहाँ पर आप मास m को इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू आपको अराउंड 0.729 आता है आई थिंक 0.729 kg ठीक है तो सॉल्व कर सकते हैं आंसर आएगा तो क्लियर है अप्रोच किस तरह से सॉल्व करते हैं ग्राफ को देख के समझ में आना चाहिए कि लेटेंट हीट का कांसेप्ट है या फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी ms डेल्टा टी यूज करना है सर वो प्लस 1000 m कैसे किया पूरा बता दो।